गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास की 10th की फिजिक्स में आप लोगों का फिर स्वागत है। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में हमारी आपकी मुलाकात लगभग 1 महीने बाद हो रही है। ऑफलाइन क्लास में तो विद्यालय में हर दिन मुलाकात होती ही रहती है। तो ऑनलाइन क्लास में आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव चैप्टर को पढ़ा दिया गया था, लेकिन उससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न हैं उनको हल नहीं कराया गया था। तो आज की क्लास में हम आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। अब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करने के पहले कुछ फंडामेंटल्स जो आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में पढ़ाए गए थे उसको हम आपको बता दें। तो उन फंडामेंटल्स में जो मुख्य रूप से फंडामेंटल्स थे वो ये थे कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता ही उस पदार्थ पर आवेश को प्रदर्शित करती है। तो अगर किसी पदार्थ में सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों में कोई कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए तो उस कमी या अधिकता से उस पदार्थ में जो होगा वह आवेश आ जाएगा। आपको ये बताया गया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश एवं ऋण आवेश। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो पदार्थ पर धन आवेश हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो पदार्थ पर ऋण आवेश आ जाता है। ये जो धन और ऋण आवेश हैं इसमें ये चीज़ होती है कि अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस चैप्टर में एक चीज़ और आपको बताया गया, वैद्युत विभव। तो आपको बताया गया था कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। मतलब अगर एकांक आवेश हो तो उस आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। फिर विभवांतर क्या होता है? विभवांतर जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के बीच होता है। तो विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य तथा आवेश की निष्पत्ति को उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। अगला आपका टॉपिक था इसमें कि वोल्ट क्या है। तो वोल्ट वैद्युत विभव का मात्रक है। यदि किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अगला टॉपिक आपका था कि एम्पियर क्या था। तो आपको याद है कि एम्पियर विद्युत धारा के मापन का मात्रक था, इकाई था जिसमें विद्युत धारा की मात्रा को मापते हैं। एम्पियर की परिभाषा दी गई थी कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की वह मात्रा है जो वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे समानांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर चालक के प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। अगला टॉपिक आपका है वैद्युत धारा का मापन कैसे करते हैं। तो वैद्युत धारा का मापन एमीटर मापक यंत्र है और मापन एम्पियर में करते हैं। अगला है ओम का नियम क्या होता है। तो आपको बताया गया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें से बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। अगला टॉपिक आपका है
वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो आप जानते हो कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का पदार्थ धारा के प्रवाह के मार्ग में, या दूसरी भाषा में कहें तो आवेशों के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। यही बाधा वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से दर्शाते हैं। ओम के नियम से आप वैद्युत प्रतिरोध निकाल सकते हैं, यानी कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। अगला चीज है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो कहा गया किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। फिर अगला टॉपिक आपका या सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि जैसे धारा आवेश के प्रवाह के मार्ग में पदार्थ आवेश के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उसी तरह से सेल का जो पदार्थ होता है वह भी आवेश के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो जो सेल का पदार्थ आवेश के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। अगला चीज होता है संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। तो आपको याद है कि जब हमने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो कहा था R = R1 + R2 + R3, यानी कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन जब किया जाता है तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध R होता है वह इन प्रतिरोधों के योगों के बराबर होता है। और अगर हम ये कब होगा? ये श्रेणी क्रम में होगा। और अगर हम प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में करें तो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में होता है 1/R = तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी तुल्य प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रम होता है वह प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। आपको ये चीज क्लियर हो गई? फिर वैद्युत ऊर्जा क्या चीज होती है? तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगला टॉपिक आपका था वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा तो हमने क्या कहा कि जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो इस आवेश के प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब वैद्युत ऊर्जा के सूत्र आपको लिखाए गए थे कि सामान्य रूप से W = VQ, उसके बाद वैद्युत ऊर्जा विभवांतर था धारा के पदों में W = VIT, वैद्युत ऊर्जा धारा प्रतिरोध के पदों में W = I²RT, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर था प्रतिरोध के पदों में W = V²T/R। फिर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बताया गया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार का ताप बढ़ जाता है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। फिर अगला टॉपिक आपका था कि वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? तो किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। P = W/T। अब P के कई स्वरूप थे। P = VI, P = I²R, P = V²/R। फिर वैद्युत ऊर्जा का मापन हुआ था तो आपको बताया गया था कि वैद्युत ऊर्जा का मापन हम जिस यूनिट में करते हैं उसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं और उसको शार्ट में BTU कहते हैं और बोलचाल की भाषा में केवल यूनिट कहते हैं। यहाँ तक की चर्चा हमारी आपकी हो गई थी। अब आइए हम एक एक आंकिक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं और इन आंकिक प्रश्नों का ख्याल ये रखना है कि हम उन्हीं आंकिक प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जिन आंकिक प्रश्नों को कभी बोर्ड में सम्मिलित किया गया है। बोर्ड के बाहर के प्रश्न पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बोर्ड के बाहर के प्रश्नों को जिनको जो ज़रूरत है वो व्यक्तिगत नंबर पर कॉल करके पूछ लेंगे या क्लास में आप पूछ सकते हैं। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से क्या है? एक चालक पर सामान्य
अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। जबकि इसमें दिया हुआ है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए आपके प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी हैं और क्या निकालना है, पहले आप उसको ध्यान देंगे और उसको ध्यान देने के बाद ये समझेंगे कि ऐसा अगर निकालना है तो हम सूत्र का किस प्रयोग करें। तो देखिए आपका प्रश्न है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी कि जो उसका न्यूट्रल कंडीशन है उस न्यूट्रल कंडीशन से वो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि यहाँ हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो किसी आवेश पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो होती है वह ऋण आवेश को दर्शाती है। तो पहला चीज़ तो जिसने जो प्रश्न में ये बात पूछा कि प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति क्या होगी, यह पदार्थ ऋणावेशित होगा। प्रकृति क्लियर हो गई। अब देखिए हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस आवेश की मात्रा कितनी है। तो एक सूत्र हम लोगों ने जाना था कि सूत्र Q बराबर क्या होता है, Q बराबर Ne, यानी किसी पदार्थ पर आवेश बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो ऋणावेश है और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो धनावेश है। तो हम आवेश की मात्रा Q निकालने जा रहे हैं। Q = कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी की मात्रा यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है N = 5 और E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर। तो Q बराबर Ne, तो क्या हो गया, N माने 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या आप इसको करते हैं 16×5 = 80, 8 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यही प्रकृति की बात, ये तो आपका एक आंसर आ गया, लेकिन इसने पूछा कि प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति प्रश्न से स्पष्ट होगा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता माने क्या होता है, ऋण चिन्ह दर्शाता है। तो क्या होगा, यह या वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। क्लियर हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या दर्शाता है, ऋण आवेश को दर्शाता है, यानी कि जो वस्तु हमको दी गई है उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होगा। आवेश की मात्रा कितनी होगी, 8 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला टॉपिक आपका है, अब कह रहे हैं कि एक तार में, इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैं दूसरे प्रश्न पर बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा
प्रवाहित हो रही है। एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तार में 20 मिनट में कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा? और क्या पूछ रहा है? प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपका प्रश्न है। अब प्रश्न को आप कम से कम हर बार 2 से 3 बार प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न की प्रकृति को समझिए, फिर प्रश्न लगाने का प्रयास कीजिए। कह रहे हैं एक तार में धारा 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, हल करने के पहले हम हल में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिखा हल, तो क्या देखेंगे कि हमको दिया हुआ I = 2.5 एम्पीयर। क्लियर? प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो T बराबर हो गया 20 मिनट। ये बराबर क्या हो जाएगा? 20 × 60 बराबर 1200 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। पूछ क्या रहा है? कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो Q बराबर क्या? और आगे अभी प्रश्न में पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास सूत्र है Q बराबर आप लिख दीजिए I × T। ठीक है, Q बराबर I × T। तो क्या हो जाएगा? Q बराबर I बराबर है 2.5 × 1200 बराबर क्या हो गया? देखो ये हो गया 25 × 120, यहाँ से एक 0 हटाया तो 0, 25 दूनी 50, शून्य हासिल आया 5, 25 इकाएँ 25 5 30, यानी 3000 क्या हो गया ये कूलाम। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेश की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो प्रति सेकेंड आवेश जो प्रवाहित हो रहा है ये 20 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना प्रवाहित होगा? तो प्रति सेकेंड आवेश ये बराबर हो गया Q/T। यही बराबर धारा होती है। तो Q हो गया है 3000 कूलाम बटे T का मान हमारे पास है 1200। ये इससे कट गया, 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर बचा कितना? 3, 6 5 30। सॉरी, एम्पियर नहीं,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, आवेश नहीं पूछा है। ये क्या पूछा है, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद कीजिए, गलती हो गई, यहाँ आवेश नहीं पूछा है कि प्रति सेकेंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, आप प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। देखो यहाँ से मिटा दो, तो प्रति सेकेंड आवेश की संख्या के लिए क्या करोगे कि Q बराबर होता है N इंटू E, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई E बराबर आपका हो गया 3000 कूलाम बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर। अब इसको हल कर लो बेटा, तो जब आप हल करोगे इसको तो ये आएगा 1875 गुणे 10 घाते 19, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1875 गुणे 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा था हमने, प्रति सेकंड आवेश बहने वाला आवेश निकाल दिया, और प्रति सेकंड बहने वाला आवेश ही विद्युत धारा होती है, वो ऑलरेडी दिया गया है। तो देखो क्या किया गया, प्रश्न को ध्यान से देखो कि एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में 20 मिनट में कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो हमारे पास I है, T है, Q निकालना है, तो Q बराबर IT निकल गया 3000 कूलाम। उसके बाद क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि प्रति सेकेंड चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो जब प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात कीजिए, हमने धारा का निकाला था, इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास सूत्र है Q बराबर Ne, तो N बराबर क्या होगा Q बाई E, Q का मान 3000, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, आ गया 1875 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा, 2 नंबर में आएगा। अगला टॉपिक आपका है नेक्स्ट। देखिए बोर्ड का आया हुआ सवाल ही केवल लिए जा रहे हैं। चलिए अब प्रतिरोध का एक सवाल बोर्ड में आया हुआ है, उसको देख लीजिए। कह रहे हैं 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम। 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें। प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें, करेंगे कि पार्ट 1 कह रहा है अधिकतम, पार्ट 1 अधिकतम, पार्ट 2 न्यूनतम, प्रतिरोध प्राप्त हो सके, प्राप्त हो सके। आरेख भी खींचिए। ये आपका प्रश्न है। चलिए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बात है कि ये आपके सामने प्रतिरोध दिए गए हैं।
इनको कैसे जोड़ें कि सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त हो और कैसे जोड़ें सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो आपको पता है कि जब हम किसी प्रतिरोध को, किन्हीं प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाने के कारण प्रतिरोध का मान सबसे अधिक हो जाता है। लेकिन अगर इन्हीं प्रतिरोधों को हम समानांतर क्रम में जोड़ दें तो समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का मान सबसे कम होता है। तो पहला हल हम करते हैं पहले पार्ट का, तो हम क्या करते हैं, इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 1 2 3 4। अब ये हमारे प्रतिरोध कितने कितने हैं, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। अब क्या करेंगे कि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कब, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो क्या हो जाएगा, R बराबर R1 का मान 4 ओम, R2 का मान 8 ओम, R3 का मान 12 ओम, R4 का मान 24 ओम। 8 4 12, 12 24, 24 48, 48 ओम। ये अधिकतम प्रतिरोध का मान आ गया। ये कौन सा प्रतिरोध है, अधिकतम। और क्या करें, पार्ट 2 न्यूनतम प्रतिरोध। तो न्यूनतम प्रतिरोध तब होते हैं जब प्रतिरोध आपस में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हों। तो हम इनको समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये कितने हो गए, ये वाला 4 है, ये वाला 8 है, ये वाला 12 है और ये वाला 24 है। पॉइंट ए भी कर लो। तो क्या होगा, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन, यहाँ एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगा कि 1/r इज इक्वल टू 1/4 धन 1/8 धन 1/12 धन 1/24। एलसीएम क्या आया, 1/r 24, 4 छक 24 6 धन 8 त्रिक 24 3 धन 12 दूनी 24 2 धन 24 इकाएँ 24। ये बराबर हो गया 6 3 9 2 11 1 12, 12/24 या 12 इकाएँ 12, 12 दूनी 24 बराबर 1/2। इससे क्या हो जाएगा, R बराबर 2 ओम। जब इसको उत्क्रम करेंगे, पलटेंगे भिन्न को, तो R बराबर 2 ओम। तो जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 48 ओम प्राप्त होता है और जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 2 ओम प्राप्त होता है। तो अधिकतम प्रतिरोध कितना प्राप्त किया जा सकता है इन चारों प्रतिरोधों से, 48 ओम का, और न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा, 2 ओम का। तो इस प्रकार के सवाल भी आपके प्रश्न में आते हैं, इनको भी देख लीजिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2014 में आया हुआ है। चलिए रिपीट करके देख लीजिएगा इस चीज़ को, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर पूछिए। जब भी बीच बीच में टाइम मिलता है, कोई छुट्टी मिलती है, तो हम आपको क्लास देंगे और ऑनलाइन भी आपकी क्लास पूरी होगी और ऑनलाइन रिवीजन भी आपको हम कराएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला टॉप क्वेश्चन आपका है कि एक चित्र दिया गया है, कह रहा है दिए गए परिपथ में AB तथा AC के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में
AB तथा AC के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में AB तथा AC के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आपका एक ऐसे आपको परिपथ दिया गया है। ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है C, और इन प्रतिरोधों का मान दे रखा है। ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है और ये 6 ओम का है। कह रहे हैं AB और AC के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सवाल को ध्यान से देख लीजिए। एक त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है जिसकी इस भुजा AB पर 3 ओम, AC पर 6 ओम, BC पर 6 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। कहाँ कहाँ? AB और AC। तो पहले हम बात करते हैं AB के बीच तुल्य प्रतिरोध। फर्स्ट पार्ट में हम इसको लगाएंगे। अब देखो बेटा, AB के बीच तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे? देखो ये पॉइंट हमको बन रहा है AB। तो AB के बीच जो सीधा प्रतिरोध है ये 3 ओम का है, और ये जो 2 प्रतिरोध हैं 6 ओम के और 6 ओम के, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो लिखेंगे कि 6 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध, 6 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे? देखिए, अगर हम इस AB पॉइंट को पकड़ लें और इसे खींच दें तो ये सीधे हो जाएंगे, और जब सीधे होंगे तो ये 6 और 6 श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। जब श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। तो R बराबर क्या हो गया? R1 प्लस R2, यानी 6 धन 6 बराबर 12 ओम। अब देखो, इसकी जगह पे अगर हम 6 धन 6 का 12 ओम का, यहाँ देखो एक काल्पनिक प्रतिरोध हमने लगा दिया, ये 12 ओम का हो गया। तो ये 12 ओम और 3 ओम क्या हुए? ये, अब जैसे इस अलग चित्र हम अगर बनाएं तो ये पॉइंट AB है, और जो ये वाला था आपस में जुड़ गया, तो इसके बगल से एक दूसरा प्रतिरोध हो गया, और ये क्या हो गया? ये 12 ओम का हो गया, और ये 3 ओम का हमारा है, ये है। अब यही पॉइंट AB है, तो इसके बीच तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो ये 3 ओम और ये 12 ओम क्या है? समांतर क्रम में है। तो 3 ओम और 12 ओम समांतर क्रम में है। तो जब ये समांतर क्रम में है क्या, तो क्या हो जाएगा? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 धन 1/12, लघुत्तम 12 है। तो क्या हो गया? 3 चौके 12, 12 इकाएँ 12, बराबर क्या हो गया? 5/12। या R बराबर क्या हो गया? R बराबर हो गया 12/5, बराबर 5 इकाएँ, 5 दूनी 10, बचा 2, 0.12 ले गए 20, 5 चौके 20, यानी 2.4 ओम का प्रतिरोध AB के बीच तुल्य प्रतिरोध लग रहा है। यानी कि AB के बीच, ये आपका आधा पार्ट हो गया कि AB के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हुआ। तो पहले 6 ओम और 6 ओम, ये बगल वाली जो सीरीज है ये श्रेणी क्रम में है, तो 6 धन 6 12 ओम हो गया।
अब ये 12 ओम और 3 ओम समानांतर क्रम में है, तो 1/3 धन 1/12, लघुत्तम 12 हो गया, 3 चौके 12 धन 12 इकाएँ 12, 5 हो गया। R बराबर हो गया 12/5, तो 5 दूनी 10, दशमलव ले गए तो जो 2 उतरा था वो 20 हो गया। तो क्या हो गया, 5 चौको 20, यानी कि 2.4 ओम। ए और बी के बीच आपका प्रतिरोध 2.4 ओम आ गया। शेष पार्ट पूछ रहा है कि अगर ए बी के बीच 4 ओम आ गया तो ए और सी के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ए और सी के बीच प्रतिरोध कैसे ज्ञात होगा, देखिए इस पार्ट को आप ध्यान से देख करके नोट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, ए तथा सी के बीच प्रतिरोध, ए सी के बीच प्रतिरोध। अब ध्यान दीजिए AC के बीच प्रतिरोध आप कैसे निकालोगे, AC ये वाला पॉइंट है। तो जब AC पॉइंट देखोगे तो ये 3 ओम और ये 6 ओम क्या होंगे, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन से R बराबर R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 धन 3 बराबर 9। अब इसी तरीके से जैसे अब यहाँ क्या बनाएंगे, नया जो चित्र बनाएंगे, अब AC वाला पार्ट लेंगे। तो AC में 6 ओम का लगा हुआ है और ये जो 6 3 9 ओम का हुआ है इसके बगल में लगा हुआ है, ऐसे ये 9 ओम का लग गया। तो अब 6 ओम और 9 ओम क्या है, ये समांतर क्रम में, और ये पॉइंट आपका AC आ गया। तो 6 और 9 ओम समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 6 ओम और 9 ओम अब कैसे हैं, समांतर क्रम में है, क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर क्या हो गया, 1/6 धन 1/9। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम निकालिए। तो क्या हो जाएगा, ये 1/R इज इक्वल टू, ये हो गया लघुत्तम 18, तो 6 त्रिक 18 धन 9 दूनी 18। तो 1/R इज इक्वल टू हो गया 3 2 5 बटे 18, या R बराबर क्या हो जाएगा 18 बटे 5, 5 तियाँ 15 दशमलव 5 छक 30 ओम, यानी कि AC के बीच 3.6 ओम और AB के बीच जो आपको इसके पहले निकाला था उतने ओम का प्रतिरोध आपका प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड का हल हो गया। बोर्ड का और कुछ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन है बोर्ड का, इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये चीज़ आप बैठाए रखिए कि अगर ये पार्ट हमने लिया तो ये वाला श्रेणी क्रम हो गया, और हमने ये पार्ट लिया तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई होगी, चित्र को इसीलिए अलग करके समझा दिया, अगर समझ में आ गई होगी तो आप सरलता से सवाल को हल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला टॉपिक आपका बन रहा है बोर्ड का एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बस केवल अब एक क्वेश्चन यही और बताएंगे, फिर नेक्स्ट बेल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दो प्रतिरोधों को
श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। उनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। उनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। 4 ओम आता है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा क्या चक्कर है कि दो प्रतिरोध हैं, इनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है, और जब दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो 4 ओम आता है। तो इन दोनों बातों के आधार पर इन प्रतिरोधों का मान हमको ज्ञात करना है। फिर हम इसको शुरू करते हैं लगाने के लिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो बेटा, पहला कह रहे हैं कि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। तो हल हम कैसे करेंगे? हल मान लिया ये प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हैं। तो क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में के सूत्र से क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, और इसका मान दे रखा है बराबर 25 ओम। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या हुआ? समांतर क्रम के सूत्र से। तो जब समांतर क्रम का सूत्र रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 1/, जोड़ने पर इसका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है, 1/4। देखो जरा, इसका अगर हमने लघुत्तम लिया तो ये हो जाएगा R1 R2। R1 से जब भाग देंगे R1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? R2 धन R1 बराबर 1/100। या इसको हम लिख सकते हैं बराबर, या लिख सकते हैं कि उलट दें भिन्न को, तो ये हो जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ये बराबर हो जाएगा आपका 100। R1 प्लस R2 का मान हमको समीकरण 1 से पता है, तो मान रख दें। तो जब हम मान रखेंगे तो जब R1 प्लस R2 का मान रख देंगे, सॉरी यहाँ 100 कहाँ से आ गया? ये 1/4 है, देखिए 1/4 है। तो ये हो गया 4 बटा इतना, 4 मतलब R1 प्लस R2 बटे R1 प्लस R1 R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर 4। इसका मान हम रखने जा रहे हैं समीकरण नंबर 1 से, R1 प्लस R2 बराबर 25 के। तो क्या हो जाएगा कि हो जाएगा R1 R2 बटे 25
बराबर हो गया 4 के, या क्या हो जाएगा, देखो अगला कि इसको त्रिया गुणा कर दीजिए, तो R1 R2 ये बराबर हो गया 25 चौक के 100। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमारे पास 2 समीकरण आ गए। पहला समीकरण आ गया कि R1 प्लस R2 बराबर 25, और हमारा दूसरा समीकरण आ गया कि R1 R2 बराबर 100। ये 2 चीज़ें हमारे पास आ गईं। तो जब दोनों चीज़ हमारे पास आ गईं तो हम क्या करते हैं कि एक सूत्र लगाते हैं कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, देखो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 माइनस 4 R1 R2। अब यही ऐसा आपको समझना है कि ये फार्मूला कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं और कहाँ से लगाते हैं। तो देखो, जब हम R1 R2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और माइनस 2 R1 R2, ये आपका आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ जब हम मान रखेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर तो आएगा, लेकिन प्लस 2 R1 R2 आएगा। तो इस जो प्लस 2 R1 R2 है उसको ख़त्म करने के लिए इसमें अगर 2 R1 R2 और जोड़ दें, निगेटिव कर दें, तो ये इसको कैंसलेट कर देगा, फिर इसका मान के बराबर हो जाएगा।